आज हम देखेंगे मांग विश्लेषण के उद्देश्य अथवा महत्वों को। इसके पहले हमने मांग विश्लेषण का अर्थ जाना है, आज हम इसके उद्देश्य और महत्वों को जानेंगे। तो हम देखेंगे कि मांग विश्लेषण किया क्यों जाता है, किस चीज़ के लिए मांग विश्लेषण इम्पॉर्टेंट है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखेंगे, देखो, मांग विश्लेषण व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक प्रमुख स्तंभ है। क्या है? जो व्यवसाय में गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां, उसका अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है? मांग विश्लेषण किया जाता है। मांग विश्लेषण वह आधार तैयार करता है जिस पर विक्रय की सभी भावी योजनाएं एवं कार्यक्रम निर्भर करते हैं। अर्थात मांग विश्लेषण क्या करता है? एक आधार तैयार करता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? विक्रय किस तरीके का होगा भविष्य में, उसके लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करते हैं। तो विक्रय की सभी भावी योजनाएं एवं कार्यक्रम जो है वो किस पर निर्भर होती है? मांग विश्लेषण पर निर्भर होती है। और मांग विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्यों अथवा महत्व को हम देखें तो निम्न प्रकार स्पष्ट उसको किया जा सकता है। अगर पहला पॉइंट देखें तो मांग पूर्वानुमान में सहायक है। मांग विश्लेषण किया क्यों जाता है? तो इसलिए किया जाता है ताकि मांग का पूर्वानुमान लगाया जा सके। इसीलिए पहला पॉइंट दिया है कि मांग पूर्वानुमान में ये सहायक है। मांग पूर्वानुमान से आशय मांग से संबंधित क्या है? मांग से संबंधित भूतकालीन आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर। अर्थात हम क्या करते हैं? पास्ट के जो भी डेटास हैं उसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके आधार पर हम वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में भविष्य के लिए अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं? पुराने आंकड़ों को हम देखकर भविष्य के लिए क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। और मांग पूर्वानुमान मांग के विश्लेषण पर ही निर्भर करता है। क्या करता है? मांग पूर्वानुमान हम तभी लगा पाएंगे जब हम मांग का विश्लेषण करेंगे कि मांग जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका विश्लेषण करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? मांग का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मांग विश्लेषण के अनुसार ही संस्था वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करती है और देखती है कि मांग में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है, किस वस्तु की मांग बढ़ रही है। उस अनुसार संस्था क्या करती है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। जिस वस्तु की मांग और सेवाएं जो होंगी वो अधिक होंगी तो उसका उत्पादन भी अधिक होगा, और जिसकी मांग कम होगी उसका उत्पादन भी कम होगा। इसीलिए मांग विश्लेषण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? मांग पूर्वानुमान में सहायक है, इसीलिए हमें मांग विश्लेषण करना चाहिए। अब देखिए सेकंड पॉइंट, तो मांग की लोच को मापने में सहायक। सेकंड पॉइंट क्या है? मांग की लोच को मापने में सहायक। तो मांग विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मांग की लोच, जैसे क्या होती है मांग की लोच? तो कीमत मांग की लोच या आय मांग की लोच, मांग की आड़ी या तिरछी लोच या मांग की विज्ञापन लोच आदि, तथा इनको मापने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो मांग के अलग अलग प्रकार की लोच होती है, तो उन सब का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, और उसको मापने की विधियों का भी अध्ययन किया जाता है, जिनके आधार पर परिवर्तित परिस्थितियों के लिए वस्तुओं की मांग का पूर्वानुमान लगाया जा सके। ये देखा जाता है कि अगर परिस्थिति चेंज होती है या बदलती है तो क्या किया जा सके? उसका पूर्वानुमान लगाया जा सके मांग का। तो ये देखा जाता है, जैसे कि देखो, लोच मतलब होता है परिवर्तन। मांग में परिवर्तन हो रहा है, विज्ञापन के माध्यम से भी होता है ना परिवर्तन। कई में विज्ञापन ऐसे आते हैं जिसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं और वो सामान क्या करते हैं? परचेज कर लेते हैं। तो मांग जो है वो विज्ञापन की लोच, यानी कि विज्ञापन में भी अगर हम देखें तो विज्ञापन में भी चेंजेस होते हैं, है ना, मांग के अनुसार। और विज्ञापन देख के ही हमारी मांग क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो मांग की विज्ञापन लोच भी होती है। कीमत की वजह से भी हम क्या करते हैं? वस्तु को खरीदते हैं, जिसकी कम कीमत है अगर अच्छी लगी खरीद लेते हैं। तो कीमत मांग की लोच यानी कि होता है परिवर्तन। अगर कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो मांग में किस तरीके का परिवर्तन होगा? वही है आय मांग की लोच, अर्थात आय में अगर परिवर्तन हो रहा है तो मांग किस तरीके की होगी। तो ये सब क्या है? इस सब को नापने के लिए या मापने के लिए इन सब की विधियाँ होती है, और उसका अध्ययन करना ही क्या है? मांग विश्लेषण है। मांग विश्लेषण के लिए इन सब का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। अब देखो, मांग को बढ़ाना, थर्ड पॉइंट है मांग को बढ़ाना। अगर आपको मांग को बढ़ाना है तो भी आपको मांग विश्लेषण करना होगा। तो क्या होता है मांग को बढ़ाना, वो देखते हैं। देखो इसमें दिया गया है, मांग विश्लेषण के अंतर्गत यह भी अध्ययन किया जाता है कि वस्तु की मांग में वृद्धि कैसे की जाए। मांग विश्लेषण हम क्या करेंगे? यही तो देखेंगे ना कि वस्तु की मांग बढ़ेगी कैसे। हमको बढ़ाना है किसी वस्तु की मांग, तो वो बढ़ेगी कैसे, ये भी देखा जाता है। मांग में वृद्धि करने के लिए क्या मूल्यों में कमी की जाए। हम ये देखेंगे कि अगर हमको किसी वस्तु की मांग को बढ़ाना है तो क्या हमें उसके मूल्य को कम करना पड़ेगा, या उसकी किस्म में सुधार किया जाए, या विज्ञापन पर अधिक व्यय किए जाए। ये सब हमको ध्यान देना होता है, और इसीलिए हमको क्या करना होता है? मांग विश्लेषण करना होता है। आगे अगर हम इसके देखें, अथवा विज्ञापन का माध्यम बदला जाए। ये देखेंगे कि क्या जो विज्ञापन ऐड हम कर रहे हैं वो मांग को प्रभावित कर पा रही है। अगर नहीं कर पा रही है तो हम उसके माध्यम को या विज्ञापन को
चेंज करेंगे, कुछ नए तरीके से उसको लाएंगे, या ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई नया तरीका ढूंढा जाए, जैसे कि डिस्काउंट देते हैं, तरह तरह की चीज़ें जो है वो क्या है बाई वन गेट वन फ्री वाला जो चलता है वो हो गया। तो ये सब कैसे मांग को बढ़ाया जाए, इस सब के तरीके होते हैं। और सभी पहलुओं पर विचार करके मांग में वृद्धि करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयास किया जा सकता है। ये सब के माध्यम से हमको क्या करना है, मांग को बढ़ाना है। तो क्या करना है, ये सब में इस सब को जानने के लिए मांग विश्लेषण जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब मूल्य निर्धारण में सहायक, मांग विश्लेषण कैसे मूल्य निर्धारण में सहायक है वो भी देखेंगे। तो मांग विश्लेषण मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। मांग सारणी के द्वारा विभिन्न मूल्यों पर मांगी गई मात्रा की जानकारी हो जाती है। मांग सारणी बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कितनी मात्रा जो है वो कितने लोग परचेज़ किए हैं, उसको कितना मांग बढ़ा है। तो इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, मूल्य का निर्धारण कर पाते हैं। फलस्वरूप उपयुक्त मूल्य का चयन किया जा सकता है जिस पर लाभ की मात्रा अधिकतम हो। देखते हैं कि कितने मूल्य पर कितने लोग परचेस कर रहे हैं और लाभ हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, मूल्य का निर्धारण भी हो पाता है। अब देखो 5वां पॉइंट है उत्पाद कार्यक्रम निर्धारित करना। अब उत्पाद कार्यक्रम कैसे निर्धारित करते हैं मांग विश्लेषण के माध्यम से, तो मांग पूर्वानुमान के आधार पर विक्रय बजट बनाया जाता है कि कितना हम सेल कर पाएंगे, और विक्रय बजट के आधार पर उत्पादन की भावी रूपरेखा तैयार की जाती है ना। इतना सेल कर पाएंगे तो उत्पादन हमको किस मात्रा में करना होगा, इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। इस प्रकार मांग विश्लेषण उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित करने में भी सहायक होता है कि उत्पादन कितनी मात्रा में करनी है, ये सब के लिए भी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो विक्रय संवर्धन कार्यक्रम बनाना। अब मांग विश्लेषण जो है वो विक्रय संवर्धन कार्यक्रम बनाने में कैसे इम्पॉर्टेंट होगी, तो मांग विश्लेषण के आधार पर क्या करते हैं, मांग का विश्लेषण करते हैं जिसके आधार पर ही संस्था का विक्रय संवर्धन कार्यक्रम तैयार किया जाता है कि विक्रय को कैसे बढ़ाया जाए। ये कार्यक्रम क्या है, तैयार किया जाता है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए वो सब देखा जाता है, तथा यह भी निश्चित किया जाता है कि संस्था प्रतियोगात्मक स्थिति का किस प्रकार सफलतापूर्वक सामना कर सकती है। ये भी देखेंगे कि अगर कोई संस्था जो वैसी ही वस्तु बना रही है तो जो प्रतियोगिता होती है दो संस्था के मध्य, तो उस प्रतियोगिता पर सफल कैसे हो, है ना, अपनी वस्तुओं को कैसे ज़्यादा उसको सेल करें। तो ये देखा जाता है कि प्रतियोगात्मक स्थिति का किस प्रकार सफलतापूर्वक सामना कर सकती है। तो ये सब के लिए क्या है, मांग विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और भी कई पॉइंट है, मैं बताती हूँ। जैसे कि देखो मांग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन बनाना। क्या है, मांग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन बनाना। तो मांग विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि मांग और पूर्ति, यानी कि जितनी की मांग हो रही है क्या हम उतना पूर्ति कर पा रहे हैं लोगों को, इसके मध्य क्या करना है, संतुलन स्थापित करना। और इसके अंतर्गत उत्पादन एवं वितरण का ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाता है कि पूर्ति ना तो मांग से अधिक हो और ना मांग से कम हो, क्योंकि अगर पूर्ति मांग से कम हुई तो कीमत बढ़ जाती है, और अगर पूर्ति मांग से अधिक हो गई तो क्या होगी, उसकी कीमत घट जाती है। तो हमको ये देखना है कि मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन बना रहे, क्योंकि देखो अगर कीमत बढ़ती है तो फिर मुद्रास्फीति लागू होती है, और अगर मूल्य कम हो गई, उसकी कीमत गिर गई किसी वस्तु की, है ना, तो क्या होगा, लॉस होगा, किसी भी कंपनी को लॉस होगा। तो ये देखा जाता है कि मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन बना रहे, इसीलिए भी मांग विश्लेषण जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 8वां पॉइंट है साधनों का उचित बंटवारा। तो साधनों का उचित बंटवारा कैसे करना है, तो यदि कोई संस्था समस्त प्रयत्न करने के पश्चात भी अपनी वस्तु की मांग में वृद्धि करने में असफल रहती है तथा वर्तमान परिस्थितियों में जितनी वस्तु की मांग है उस पर उत्पादन करना संस्था के हित में नहीं है, तो उसे उस वस्तु का उत्पादन बंद कर देना चाहिए और किसी नवीन वस्तु के उत्पादन के लिए योजना बनानी चाहिए। अर्थात साधनों को अलाभकारी कार्यों से हटाकर लाभकारी कार्यों में लगाने के लिए निर्णय लेने में भी मांग विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो साधनों का बंटवारा भी कर पाती है मांग विश्लेषण के माध्यम से हम कर पाते हैं, है ना। और क्या है, देखो निष्कर्ष क्या निकल रहा है। इस प्रकार से मांग विश्लेषण की सहायता से वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का पता लगाया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की मांग की लोचों को मापा जा सकता है तथा विक्रय का पूर्वानुमान लगाकर मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करके व्यापारिक उच्चावचनों से बचा जा सकता है। जो फ्लक्चुएशन होता है ना, उतार चढ़ाव होता है, उससे भी बचा जा सकता है। तो इसीलिए मांग विश्लेषण जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और आगे
जो इसकी सीरीज़ अब चलेगी आगे की, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो जो है वो टाइम पे आपको मिलती रहे।